हेलो 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 हेलो। सब जीवन में सीख कर चाबी। जी। तो हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। हेलो हेलो। अरे आओ तो तुम, मैं तो मीटिंग में हूँ। आओ आओ वापस वापस। ठीक। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। बैठ। ठीक। तो लास्ट क्लास में हमने रेट लॉ पढ़ा था। जो लोग लास्ट क्लास में नहीं आए थे उनके लिए मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। नोट नहीं करना है, फोटो खींच लेना, नोट करते करना है, क्योंकि नोट करेंगे तो फिर पूरी क्लास ही लग जाएगी। ठीक है ना? तो मैं टॉपिक रिकॉल कर रहा हूँ, आप लोगों को नोट डाउन नहीं करना है बस। हाँ, आप उतनी फोटो ले लेना और देख लेना कितना पेज कितना स्पेस लगेगा, उतनी जगह छोड़ देना। ठीक है? तो शुरू करते हैं। जस्ट एक मिनट। एक तो हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक क्या था भाई? रेट लॉ। सही बात है।
जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिवाइज हो जाएगा फटाफट, लिखना नहीं है, ठीक है ना। रेट लॉ की बात करें तो रेट लॉ क्या कहता था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction directly proportional to product of concentration of reactant raised to the power some exponents which may or may not be equal to stoichiometric coefficient of reaction। अब ये तो लॉ हो गया, लेकिन अब बात करें कि लॉ कहना क्या चाह रहा है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। हमें यहाँ प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि इस लॉ के अंदर किसकी बात हुई है, रिएक्टेंट की बात हुई है। किसकी बात हुई है, बस रिएक्टेंट की, इसलिए हम लिख लें A प्लस बी गिव्स C। इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट A ले लिया, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट B ले लिया। तो ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, मैंने क्या बोला, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट दो हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और एक साथ में बोला है कि ये जो रिएक्टेंट है इनकी पावर भी कुछ होगी, यानी रेज टू द पावर सम एक्सपोनेंट्स, यानी कोई ना कोई वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या है, x और ये y मान लिया। क्लियर बात। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो आएगा मेरे पास r इज इक्वल टू k इंटू में a की पावर x और b की पावर y। a की पावर x और b की पावर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्लियर बात। अब सुना ध्यान से, a की पावर x आया और b की पावर क्या आ गया, y आ गया, और ये रेट आ गया, जिसमें अगर मैं बात करूं k क्या है, तो k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। k को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं, या कई बार हम इसको स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब सिंपल शब्दों में ये लॉ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के, और उस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या होगी, कुछ ना कुछ आएगी, और वो पावर हमने क्या मान लिया, x एंड y मान लिया। इंपॉर्टेंट बात, x एंड y ये जो है वो हो सकता है क्या हो, मे और मे नॉट, मे और मे नॉट बी इक्वल टू a एंड b। a एंड b समझे कौन सा, ये वाला, दिस इज स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये वाला a और b हो सकता है इसके बराबर हो, और हो सकता है इसके बराबर ना हो, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्लियर बात है। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़्ड टू द पावर सम स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट व्हिच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, मतलब जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल नहीं होगा। क्लियर बात। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चले, क्या हुआ, फोटो जल्दी से ले लो। आ जाएगा पूरा।
वैसे रिकॉर्ड भी हो रही है, बाद में वहां पॉज करके ले लेना स्क्रीनशॉट। तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे पास अगला जो टॉपिक आता है बच्चे वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये सब मैंने पिछली क्लास में करवा दिया था बट काफी सारे लोग मिसिंग थे, इसलिए वापस से रिपीट कर रहा हूं। तो स्क्रीनशॉट रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, ग्रुप में मैं भेज दूंगा आज ही, स्क्रीनशॉट ले लेना वहां से, और या तो अभी आपको फोटो लेना है फोटो लेना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट लॉ। मतलब रेट लॉ के अंदर जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर में जो आते हैं, उनका सम, उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो रेट इज इक्वल टू क्या है, के इंटू में ए की पावर एक्स है और यहाँ बी की पावर क्या है, वाई। ठीक, तो अगर मेरे से कोई पूछे कि इसका ऑर्डर क्या होगा तो बताओ, ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड बी। एक्स का एक्सपोनेंट और मतलब ए का एक्सपोनेंट एक्स और बी का एक्सपोनेंट वाई, तो एक्स प्लस वाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर का सिंपल क्या होता है, एन। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या आप ऐसे भी बोल सकते हो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोल सकते हो, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोल सकते हो भाई, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो। क्लियर बात। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं सिर्फ यहाँ x की बात करूं या सिर्फ y की बात करूं तो सर ये क्या होते हैं, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसकी पावर है, a की पावर है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू a, विद रिस्पेक्ट टू a, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, यानी a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, और y किसकी पावर है, b की, तो ये क्या है, ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। किसके रिस्पेक्ट में भाई, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर। जबकि एन क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, यानी पूरी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर है। इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है एंड फ्रैक्शनल हो सकता है। मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चलेगा। और इंपॉर्टेंट बात, ऑर्डर क्या होता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है ये, एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई वैल्यू है। कैसे निकाली हुई, एक्सपेरिमेंट से निकाली हुई वैल्यू है। मतलब एक्स और वाई किसी रिएक्शन को देख के आपको नहीं पता चलेगा। मैंने फॉर एग्जांपल अगर एक रिएक्शन लिख दी है, जैसे मैंने लिख दिया H2 प्लस N2, बैलेंस कर देंगे इसको, और यहाँ लिख दिया 2NH3 और यहाँ 3 लगा दिया, 3H2 ना, 3H2। अब ये रिएक्शन देख करके आपके दिमाग में कोई ख्याल नहीं आएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा किसके बारे में, एक्स और वाई के बारे में। मतलब रिएक्शन देख करके एक्स वाई के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, वो हम एक्सपेरिमेंट करके निकालेंगे। इसलिए एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। आपको जनरली किसी ना किसी फॉर्म में, तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में आपको ऑर्डर क्वेश्चन में बताया होगा। और अगर ऑर्डर पूछ ही रहा है तो कुछ दूसरी चीजें बता रखी होंगी, अदरवाइज ऑर्डर आपको किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन में गिवन होगा। अब वो ऑर्डर को गिवन, मतलब ऑर्डर गिवन हो, इसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो कैसे कैसे होंगे आगे देखेंगे हम। तो यहां तक की बात आई कि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में भी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहती है एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। कैसी वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब हम बात कर रहे हैं, क्या हुआ, हाँ एक मॉर्निंग में क्लास ली थी, मैसेज किया था मैं, लिंक नहीं भेजा था, बट मैंने क्लास ली थी, तो मैसेज करते तो मैं लिंक भेजता, तो वही रिपीट कर रहा हूँ मैं। नहीं 3 बजे नहीं, मॉर्निंग में लिया था, तो वही अभी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो हाँ, तो ये वीडियो मिल जाएगी तुमको और PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो आगे करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी,
आप बताओ मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, k इंटू में a की पावर x और b की पावर y। अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं क्या इसी को ऐसे लिख सकता हूं, k इंटू में a की पावर n। भाई आपको पता है कि अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट हो, कितने रिएक्टेंट हो, दो रिएक्टेंट हो, तो दो रिएक्टेंट में x एंड y है और ओवरऑल x और y दोनों मिलके क्या आते हैं, n के बराबर होते हैं। तो अगर मेरे रिएक्टेंट में, मतलब मेरे पास इक्वेशन के अंदर या रिएक्शन के अंदर केवल एक ही रिएक्टेंट है, तो मैं उसमें ऐसे लिख सकता हूं, या चलो ऐसा ना लिख करके क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन। अब तो बात ही खत्म हो गई, मतलब a और b दोनों मिलके क्या है, कंसंट्रेशन ही तो है, और इसकी पावर क्या है, n है, जहां n क्या है, x प्लस वाई के बराबर है। क्लियर बात। और आपको पता है n एक्चुअली में क्या होता है, ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे किसकी यूनिट निकालनी है, k की निकालनी है, तो मैं k को यहां रहने दे रहा हूं, r अपॉन में कंसंट्रेशन और इसकी पावर में क्या, n। सही बात है। रेट की यूनिट क्या होती है, पहली क्लास में पढ़ाया है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट। अगर हम बात करें मेरे पास कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है और इसकी पावर क्या है, n है। सही बात। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां ऊपर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ऐसे रहने दे रहा हूं, पर सेकंड ऐसे रहने दे रहा हूं, नीचे क्या है, मोल की पावर n हो जाएगा और लीटर की पावर माइनस n हो जाएगा। सही बात है। अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1 और पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। कोई समस्या क्या, कैसे आया ये, पावर को देखो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने और कुछ नहीं किया है, नीचे n है ऊपर 1 है, बेस सेम होता है, पावर डिवाइड में, मतलब डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 1 माइनस n हो गया, यहाँ ये माइनस का है, ऊपर जाके प्लस का हो सकता है, तो n को पहले लिख दिया और 1 को बाद में लिख दिया, तो n माइनस 1 हो गया और पर सेकेंड हो गया। क्लियर बात। कोई समस्या यहाँ तक। अब अगर मान लिया मेरे पास जो रिएक्टेंट है वो कैसे हैं, गैस में है, इफ रिएक्टेंट आर गैसियस, कैसे हैं रिएक्टेंट भाई, गैसियस हैं, तो इस केस में यूनिट क्या होगी भाई, एटीएम। क्या होगी, एटीएम। अब एटीएम की पावर क्या होगी वो बताएगा। अगर रिएक्टेंट गैसियस में है तो यूनिट क्या होती है, 1 माइनस एन, यानी एटीएम की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस एन, और टाइम इनवर्स, या अगर किसी को लिखना है पर सेकंड भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको लिखना है ऐसे, एटीएम और इसकी पावर कितनी, 1 माइनस एन, और यहां क्या लिख सकते हो, पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक, दोनों ही चलेंगे। अगर कंसंट्रेशन ना देकर ये क्या हुआ, गैस हुआ, तो गैस में प्रेशर रहेगा, और प्रेशर किस में मेजर करते हैं, एटीएम में मेजर करते हैं, तो यूनिट क्या आ जाएगी आपके पास, ये वाली यूनिट आ जाएगी। आई होप यहां तक कोई समस्या किसी को तो नहीं है, ठीक। तो अब आगे चल रहा हूं, और आगे चलते हैं, तो एक दो एग्जांपल लेते हैं कुछ। मान लिया मेरे पास जो रिएक्शन है, यानी एन की वैल्यू कितनी हुई, 0 हुई, यानी रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या होगी। अच्छा, मैंने इससे पहले वाली क्लास में क्वेश्चंस के फॉर्म में कराया था, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला हूं तो थ्योरी के फॉर्म में करा दे रहा हूं इसको। तब यूनिट कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी से। मेरे पास क्या है, मोल 1 माइनस एन, मोल क्या है, 1 माइनस एन है, लीटर क्या है, एन माइनस 1 है, और पर सेकेंड है, एन की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, मोल आ जाएगा, और यहाँ लीटर का क्या होगा बताओ, लीटर इनवर्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब अगर कहीं पर ये यूनिट लिखी हुई है तो मैं देख के पहचान जाऊंगा कि ये गिवन रिएक्शन कैसी है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। अगर मान लिया एन की वैल्यू कितनी हो, 1 हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट
ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन भाई? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। और अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो यूनिट क्या आएगी भाई? तो यूनिट जो है अगर हम बात करें तो यहाँ मोल 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और लीटर 1 माइनस 1 ये भी हो जाएगा, और पर सेकंड आ जाएगा। आपको पता है इसकी पावर जीरो, इसकी पावर जीरो, सब खत्म, तो सीधा सीधा आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? पर सेकंड। मतलब सिंपल शब्दों में अगर किसी जगह पर रेट कांस्टेंट की यूनिट किसकी क्या दे रखी है? पर सेकंड दे रखी है, तो मैं ये समझ जाऊंगा द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द गिवन रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं कि अगर मान लिया n इज इक्वल टू कितना हुआ? 2 हुआ, मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट क्या आ जाएगी? आपको पता है मोल, और अगर आप मोल में रखोगे क्या जो है 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा? मोल इनवर्स आ जाएगा ना, उसका लीटर, उसका क्या आ जाएगा? पर सेकेंड। क्या सही बोल रहा हूं? अच्छा, इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है, क्योंकि लीटर की पावर पॉजिटिव है तो लीटर पहले लिख देता है, और उसके बाद मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स बाद में लिख देता है। तो कोई समस्या क्या इसमें? भाई दो ही सेम ही चीज तो है, बस आगे पीछे कर दिया है, तो ये और करके मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है ना? लीटर क्या लग रहा है? अल्फा लग रहा है। अब तो ठीक है लीटर, तो लीटर पर मोल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे यहां क्या रह सकता है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आपको दे दिया है क्वेश्चन ए में, रेट इज इक्वल टू के इंटू में ए की पावर और बी की पावर 0। तो बताओ ऑर्डर क्या होगा? एन होता है सर, दोनों की पावर का सम कर देना। तो ए की पावर कितनी है? 1, और उसकी पावर कितनी है? 0। कितना आ गया? 1। मतलब रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर बात? आई थिंक बेसिक आइडिया लग गया होगा कैसी होती है। तो यहीं तक आई गेस हमने पढ़ा था ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक। तो अब सारे लोगों का यहां तक हो गया है। इसके बाद आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं जो सबको पढ़ना है। चलो, अच्छा एक पॉइंट, चलो रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे ऐड करवा दूंगा। चलते हैं आगे। अब हमने बात कर ली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि हमारे पास रिएक्शन कितने तरीके की होती है। दो तरीके की रिएक्शन होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, और एक क्या होती है बच्चे? एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है और एक क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमारे पास दो तरीके की होती है। वन इज एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड अदर इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ भाई, ऑनलाइन आवाज आवाज जा रही है ना, सब क्लियर? हेलो, हो भी यहाँ तुम लोग या गायब हो? चलो कोई नहीं। चलें आगे। अब अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन तो क्या होती है भैया? ऑल दोज रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड
इन सिंगल स्टेप, इन सिंगल स्टेप, मतलब एक ही स्टेप में पूरे हो गए। रिएक्शन कितने स्टेप में हो गई? एक ही स्टेप में हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर हम बात करें एलिमेंट्री रिएक्शन की तो एक स्टेप में पूरी हो जाएगी, जबकि अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो ऑल दोज रिएक्शन which get completed in multiple steps, मतलब बहुत सारे स्टेप्स में कंप्लीट होगी। स्टेप 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन हाँ एक से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा होंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बी बनाना है मुझे। क्या बनाना है? ए से डी, चलो मैं बी बोल रहा था पर मैंने डी लिख दिया। ए से डी बनाना है मुझे, और वो एक ही स्टेप में बन गया। एलिमेंट्री रिएक्शन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में समझना चाहिए। हमें बनाना है ए से डी, लेकिन ए से डी ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए पूरा प्रोसीजर है। सबसे पहले अगर हम बात करें ए से डी बनने के स्टेप्स, स्टेप नंबर 1 जो होगा उसमें पहले ए से बी बनेगा। स्टेप नंबर 2 क्या हुआ कि बी से वापस से क्या बना? सी बना। और स्टेप नंबर 3 जो होगा वो सी से क्या बना? डी बना। तो आप देख रहे हो ए से डी डायरेक्टली नहीं बन रहा है। ए से डी जाने के लिए मुझे 3 अलग स्टेप्स फॉलो करने पड़ रहे हैं। पहले ए से बी बन रहा है, फिर बी से सी बन रहा है, उसका सी से डी बन रहा है, एंड देन फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट डी था वो बना है लास्ट स्टेप में। टोटल कितने स्टेप लगे? 3 स्टेप लगे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हर एक स्टेप के बगल में आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जैसे हो सकता है यहां लिखा हुआ मिले फास्ट, यहां लिखा हुआ मिले जैसे फास्ट, यहां लिखा हुआ मिले स्लो। तो मतलब ये बता रहा है कि इस पूरी रिएक्शन को 3 स्टेप लग रहे हैं कंप्लीट होने में, और इन तीनों स्टेप में कौन से स्टेप फास्ट हो रहे हैं और कौन से स्टेप स्लो हो रहे हैं। और आपने ये बार बार पढ़ा है, जिन लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं जो लोग, उनको तो पहले ही पता होगा, और बाकी लोगों को भी बता दें, जो स्टेप स्लो स्टेप होता है उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। क्या बोलते हैं उसको हम? RDS बोलते हैं। यानी यहां पर मेरा जो स्लो स्टेप है वो कौन सा है? 2 है, और वो क्या है? RDS। RDS स्टैंड फॉर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी रेट ऑफ रिएक्शन मेनली इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली आपको कई बार पहले भी एग्जांपल से 11th क्लास में स्टोइकोमेट्री सॉल्व करते तब भी समझाया जाता था कि मान लिया 2 लोग काम करने वाले हैं, एक बहुत फास्ट फास्ट काम कर रहा है, एक स्लो काम कर रहा है, और जब तक दोनों लोग काम नहीं खत्म कर देंगे तब तक वो काम पूरा नहीं होगा। तो आप बताओ काम बेसिकली किस बंदे पर डिपेंड करेगा? जो स्लो कर रहा था, क्योंकि जब वो खत्म कर देगा तो फास्ट वाला तो ऑलरेडी खत्म कर चुका होगा। तो मतलब पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, वर्क है, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? जो पर्सन स्लो काम कर रहा है। तो वही क्या है? RDS है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है। वही क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होता है, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, मैंने आपको रेट लॉ के अंदर एक चीज बताई थी, और वो क्या था कि जब आप रेट लॉ लिखते हो तो जो पावर में एक्सपोनेंट थे वो एक्सपोनेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो वो कौन सा केस है जब पावर के अंदर मौजूद एक्सपोनेंट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाते हैं? तो वो रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका मतलब यहां एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट लॉ, एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट लॉ इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएंगे। ये वाला केस है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसको, ठीक। चले अब एक एग्जांपल लेते हैं।
जैसे मान लिया मेरे पास एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, और मैं कह रहा हूं यहां 2B है, और ब्रैकेट में यहां क्या लिख दिया, एलिमेंट्री रिएक्शन। ब्रैकेट में क्या लिख दिया मैंने, पीछे का नोट कर लिया था ना, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अब मेरे से पूछेगा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड करो। बता सकते हो आप लोग? पहले इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना पड़ेगा। रेट लॉ क्या होता है, R इज इक्वल टू के, दो रिएक्टेंट है A और एक क्या है B। वैसे तो इसकी पावर x एंड y होती है जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से अलग होती है, लेकिन यहां बता रखा है कि रिएक्शन कौन सी है, एलिमेंट्री है। तो x जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और y जो है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। ये दोनों क्या है, 1 एंड 2 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर बात? तो मतलब क्या हो जाएगा कि A की पावर कितना 1 और B की पावर कितना 2, तो मतलब रेट मेरा कितना हो गया, ये हो गया। अब अगर रेट निकल गया है तो ऑर्डर कैसे निकलता है बताओ, 1 प्लस 2 कितना आ गया 3, यानी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कोई समस्या किसी को? ध्यान रखना इसको, एक छोटा सा वर्ड एलिमेंट्री, केमिकल काइनेटिक्स में बहुत छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखना जरूरी है। अगर कहीं एलिमेंट्री रिएक्शन लिख दिया है, इसका मतलब ऑर्डर कैसे पता चलेगा, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल जाएगा। हेलो, आवाज मेरी जा रही है क्या तुम लोगों को? हेलो, हो गया? चलें अब आगे, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि ऑर्डर फाइंड आउट करें हम। जस्ट एक मिनट, एक क्वेश्चन। लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास 2O3 गिव्स 3O2, आई थिंक बैलेंस्ड है, ठीक। प्रोसीड्स एज फॉलोज, मतलब जैसा नीचे दिया हुआ है उस तरीके से रिएक्शन हो रही है। और नीचे दिया हुआ है मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो दिया हुआ है O3 गिव्स O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, उसके बाद दे रखा है
सेकेंड स्टेप O3, एक मिनट, O3 गिव्स O2 प्लस नेसेंट, ठीक है। उसके बाद अगला दे रखा है O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन गिव्स 2O2, ठीक। और इसमें स्लो स्टेप कौन सा दे रखा है भैया? दूसरा वाला स्लो है, पहला वाला फास्ट। दूसरा वाला स्टेप स्लो और पहला वाला स्टेप क्या दे रखा है? फास्ट। और आपसे पूछ रहा है कि आप इस रिएक्शन का क्या बता दो, ऑर्डर बता दो। तो जब भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकालोगे, इसको देखते हैं, ठीक। तो इस रिएक्शन से ऑर्डर निकालते हैं, ठीक। तो सबसे पहली बात बच्चे, मैंने बताया था जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले लिखना है रेट। तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? के। और किसके हिसाब से लिखोगे? स्लो स्टेप के हिसाब से। स्लो स्टेप में रिएक्टेंट कौन कौन से हैं आपके पास? O3 है और क्या है? ऑक्सीजन। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 1 था दोनों का, तो मैंने लिख दिया ऐसे। अब आपको पता है जो मेन, एक मीटिंग कहाँ चली गई? हेलो, क्या चीज? फ्लैश लाइट चली गई। तो मैं क्या कह रहा था, ये निकाल लिया। अब आपको पता है इस मेन रिएक्शन में सिर्फ O3 है रिएक्टेंट में और O है, O2 है। इधर में नेसेंट ऑक्सीजन है। तो आपको कुछ नहीं करना होता, जब ये कर लिया स्लो स्टेप से, तो आ जाओ फास्ट स्टेप में। फास्ट स्टेप से आपको लिखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आता है, सब 1 1 है तो कोई पावर में आएगा नहीं। अब मैं यहां से जो है नेसेंट ऑक्सीजन, इसकी कंसंट्रेशन निकालना चाह रहा हूं। तो कंसंट्रेशन ऑफ O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर लेके आता हूं तो K इक्विलिब्रियम और यहाँ क्या है? O3, सही बात है। इधर आएगा मल्टीप्लाई में और डिवाइड में क्या आ जाएगा? O2 मिल जाएगा, ये सही बात है। तो अब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो मैं क्या बोलूंगा? फ्रॉम 1 एंड 2, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो अगर फर्स्ट एंड सेकेंड से बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू K O3। अब इसकी जगह रख रहा हूं मैं, क्या है? K इक्विलिब्रियम, उसका क्या है? O3 और डिवाइड में क्या है? O2, सही बात है। अब बताओ K इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट है ऑलरेडी, तो मैं यहां लिख रहा हूं K इंटू में K इक्विलिब्रियम और O3 2 हो गए तो O3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और नीचे डिनोमिनेटर में O2 है तो O2 की पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी ऊपर जाके, सही बात है। अब क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये दोनों मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट K डैश बना देंगे। और मेरे पास क्या आया है? O3 की पावर 2 और O2 की पावर -1। ये हो गया मेरा रेट लॉ। जब मैंने रेट लॉ लिख दिया तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है? कैसे निकालते हैं, मतलब ऑर्डर कैसे निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन तो लिख दिया रेट लॉ से। तो अगर मुझे से पूछेगा ऑर्डर, तो सर ऑर्डर होता है पावर, तो सर 2 है और फिर प्लस और -1 है, कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में करना क्या है? सबसे पहले स्लो स्टेप से आपको रेट लिखना है, फिर फास्ट स्टेप से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के वो वैल्यू यहाँ से हटा देनी है जो आपके रिएक्शन में नहीं है। रिएक्शन में सिर्फ O2 था और O3 था,
बट रिएक्टेंट में O था, हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारे पास आ गया ये, और ऑर्डर हमने इसे निकाल दिया। क्लियर बात? तो दो फास्ट रिएक्शन हो तो उन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां से सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक, जो आपके मेन रिएक्शन में, अच्छा बताओ, O3 और O2 आपके मेन रिएक्शन में है। अब आपको नहीं दिख रहा है क्या हटाना है मुझे? O नहीं है, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है ना रिएक्शन में, तो उसको हटा दिया। अगर आपको दो दो दिख रहे हैं ऐसे जो रिएक्शन में नहीं है, तो उन दोनों को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है आपके मल्टीपल रिएक्शंस हो। ठीक, इसको फटाफट नोट डाउन करो। हो गया, चलो अब है डालोगे मॉलिक्यूलैरिटी। क्या डालना है? मॉलिक्यूलैरिटी। अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। नंबर ऑफ आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम्स participating in an elementary reaction and collides with each other in order to form product are called molecularity। मतलब क्या हुआ? किसी भी एक रिएक्शन के अंदर कितने टोटल कितने आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। मतलब सिंपल शब्दों में, मुझे कुछ रिएक्टेंट मेरे पास दिए हुए थे, उनको रिएक्ट करा के मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो प्रोडक्ट बनने के समय कितने लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बनाने का काम, उन सभी आयंस या एटम्स या मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। टोटल नंबर ऑफ आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल, उन्हें क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलैरिटी। फॉर एग्जांपल, अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये भी है, ध्यान रखना है इसको, मॉलिक्यूलैरिटी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन होती है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। दिख रहा है ना आपको? मतलब मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर, ये क्या है? पहली बात, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट।
इससे पहले जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे थे तो वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था, एक्सपेरिमेंट से मिलता था, ये थ्योरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2, या ऐसे लिख देता हूं A प्लस बी, या 2 भी लिख दे रहा हूं, गिव्स प्रोडक्ट। इससे क्या बन रहा है भाई? प्रोडक्ट बन रहा है। और मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये क्या है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन। ये क्या है? एक एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आप बताओ इसमें कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक ए नाम का एटम है और 2 है बी नाम के एटम, तो 3 एटम है। तो मैं बोल दूंगा मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू कितनी है? 3। वैसे आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो अगर आप रेट लिखोगे तो रेट क्या आएगा बच्चे? के इंटू में ए और बी की पावर 2। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। आपको क्या लगा? ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम आ गई। तो क्या एक बात और मैं लिख सकता हूं, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों क्या होंगे? ठीक। तो अगली जो इंपॉर्टेंट बात क्या होती है फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन? ऑर्डर इज इक्वल टू क्या? मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी के बराबर होगा। ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी। ठीक। और चलो अब सुना ध्यान से, जो मॉलिक्यूलरिटी है कैन नेवर बी, यही लिख दे रहा हूं डब्बे के अंदर बंद करके, मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। वैसे ये तो लॉजिकल बात भी है। आप बताओ, मैं कह रहा हूं जीरो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो आप बात किसी कर रहे हो? अगर रिएक्शन हो रही होगी तो कोई ना कोई तो पार्टिसिपेट कर ही रहा होगा। तो मतलब मॉलिक्यूलरिटी अगर कोई रिएक्शन है एक्चुअल में तो जीरो कभी नहीं हो सकती। मैं बोलूंगा -2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? एटम्स -2 हो नहीं सकते, आधा एटम तो हो नहीं सकता। मतलब नॉर्मली जब भी कोई रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6 7। जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलरिटी भी नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो बात कर रही है। नहीं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक्चुअली जब आप एलिमेंट्री रिएक्शन लिखोगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर फ्रैक्शन में है तो दोनों को जोड़ डाल के आपका आंसर नेट आ जाएगा नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर में। वैसे आपको पता है अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो वो रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिकली सही नहीं होती है, गलत होती है। कभी भी कोई रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिकली करेक्ट तभी होती है जब वो कैसे लिखी हो, जो है पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू में लिखी हो, फ्रैक्शन में ना लिखी हो। क्लियर बात? क्या कह रहा हूं? हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एन जो आएगा वो जीरो नहीं आएगा और 1 नहीं आएगा, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर है, तो मतलब जीरो नहीं हो सकता या नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है। अब एक और बात समझो ध्यान से, मॉलिक्यूलरिटी मोर देन 3
इज मोस्टली नॉट पॉसिबल। मतलब 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होती है, लेकिन ऑर्डर हो सकता है। एक्चुअली में क्या है कि कोई रिएक्शन हो रही है, इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मानते हैं कि कोलिजन होता है। मतलब जैसे मान लिया एक एटम ए है और एक बी है, दोनों आगे टकराते हैं और टकराने के बाद फिर मेरा प्रोडक्ट बनता है। तो मानते हैं कि अगर कोलिजन इफेक्टिव करवाना है, यानी कोलिजन करवाना है, तो कोलिजन में मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा लोग कोलाइड एक साथ नहीं कर सकते। अच्छा, इसको कई बार एग्जाम्पल समझते हैं कि 3 गाड़ियां हैं एक साथ टकरा सकती हैं। जैसे ये इधर से, एक इधर से और एक आगे इधर से टकरा गई। अब 4 गाड़ियां एक साथ कभी टकरा नहीं सकती, मतलब चारों एक दूसरे से कांटेक्ट में होने चाहिए, और ये कभी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है क्या? यहां से उधर वाले से कांटेक्ट में है, मैं कह रहा हूं चारों एक दूसरे से कांटेक्ट में होना चाहिए। अभी तक तीनों एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, अभी 4 नहीं हो सकते। और अगर आप सोच रहे हो इनको दूर दूर करके, हाँ, इनको दूर दूर करके यहाँ बीच में ले आएंगे, तो आपको पता है फिर ये जो दिन को दूर कर रहे हो, इनका कांटेक्ट हट जाएगा ना। मतलब किसी भी कंडीशन के अंदर 4 व्हीकल एक साथ में एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ सकते। तो हम बोलते हैं जैसे टकराना है, एटम मॉलिक्यूल जा रहे हैं टकराने के लिए, तो 3 मॉलिक्यूल टकराए, ठीक है, एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे, कोलिजन होगा और प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन 4 आएंगे तो कोलिजन होगा ही नहीं और रिएक्शन नहीं हो पाएंगे। मतलब इसीलिए मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तो मॉलिक्युलरिटी इसलिए जनरली 3 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होती है। और हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके हर एक स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्युलरिटी फॉर ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और ईच स्टेप्स ऑफ complex reaction are separately defined, but overall molecularity is meaningless। मतलब ये पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, होती ही नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उसके स्टेप्स हैं, तो हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि हर एक स्टेप तो एक एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगा ना। ठीक, क्लियर बात हुई यहाँ तक? तो आई होप आपको ये मॉलिक्युलरिटी वाला कौन सा समझाया होगा। ठीक, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ से और कुछ नहीं। एक बार एमसीक्यू में, असर्शन रीजन में सब मिल सकता है। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी 0 हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो क्या मॉलिक्युलरिटी 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए कोई पॉसिबल है? मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी होती है? नहीं होगी। ठीक, तो ऐसे कई सारे, क्या हुआ, ऐसे कई सारी चीजें, मतलब क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है? 0 है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है और वो 0 ऑर्डर की है, तो मॉलिक्युलरिटी उसके लिए डिफाइन नहीं होगी। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो आपका थोड़ा इधर उधर घुमा के ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है और कुछ नहीं, बट मेनली बातें ओवरऑल यही है। क्लियर हुई बात? ठीक, तो हमने मॉलिक्युलरिटी की बात कर ली, ऑर्डर की बात कर ली है, और ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का और एक एलिमेंट्री रिएक्शन का कैसे निकालते हैं ये भी बात कर ली है। आप लोगों का एक काम है छोटा सा, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को करके लाना है। वो क्या है? मॉलिक्युलरिटी वर्सेस ऑर्डर। मतलब मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में क्या बताना है आपको, डिफरेंस बताना है, ये आपका होमवर्क है। आपने ऑर्डर भी पढ़ लिया है, मॉलिक्युलरिटी भी पढ़ लिया है, पेपर में कई बार आया भी हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका डिफरेंस लिख के अगली क्लास में लेके आओगे। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, सैटरडे को।